पूरे सीए जर्नी में आपको क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रगल्स थे? सबसे बड़ा चैलेंज था स्टेइंग। माय फादर वाज अ टीचर एक्चुअली, सो ही हैज ऑलमोस्ट 5-6,000 स्टूडेंट्स। सो कोई ना कोई मिलने आता रहता था, तुम जब भी पढ़ाई कर लो यहाँ पे बॉम्बे मेरे पास आ जाना। एंड दिस वर ऑल फॉल्स प्रॉमिसेस। जब बॉम्बे आया तो कोई संभालने वाला नहीं था। म्यूचुअल फंड से कोई एमडी मिल गए थे, तो उन्होंने बोला भाई तुम क्या करते हो, कैसे करते हो प्रैक्टिस, डू यू नो एनी गुड ब्रोकर? सेड यस, मोतीलाल ओसवाल, वन ऑफ द बेस्ट वन। वो हमारी रिलेशनशिप डेवलप हो गई, तो हमको ये काम समझ में आ गया था कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड। जब भी आप प्रमोटर से मिलते भी होगे, क्या क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशंस होता है? मेरी रिसर्च तो बहुत अलग है। मैं तो जब भी जाता हूँ किसी प्रमोटर के प्लांट में, सबसे पहले उसका बाथरूम देखता हूँ, वर्कर्स वाला बाथरूम, कि अगर उसका वर्कर का बाथरूम अच्छा है तो इज ए गुड प्रमोटर। मोतीलाल जी, रामदेव जी और एनी अदर बिग इन्वेस्टर्स एंड ऑल, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशंस डू यू यूजुअली हैव? वेरी नॉनसेंस कन्वर्सेशन। मतलब सोच भी नहीं सकता वैसे कन्वर्सेशन होता है। मार्केट की तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं। ग्रो वी इन्वेस्टेड 1.5 मिलियन वैल्यूज, व्हिच इज नाउ रफली 4 to 5 बिलियन। 1.5 मिलियन डॉलर आपका 5 बिलियन डॉलर हो गया। बाप रे। आपने बताया कि हर एक साल एक तो मल्टीबैगर हुआ ही है। ग्रो में जब आपने इन्वेस्ट किया, क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, क्या थीसिस था? दैट्स माय मिस्टेक एक्चुअली। ग्रो इज माय मिस्टेक। वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहाँ पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो इन द लास्ट लाइक 3-4 decades of your journey as well, कौन से ऐसे सक्सेसफुल पिक्स थे आपके, कौन से सक्सेसफुल बेट्स थे और आपने क्या देखा वो कंपनीज में इन्वेस्ट करने के पहले? दो जो मैं रिसर्च कर रहा था, दो मुझे पता है कि उषा मार्टिन और एक जेबीएम ऑटो, ये दो तो थे ही, बट ये तो लेटेस्ट है। हाँ ओके, तभी उषा मार्टिन तो बहुत लेटेस्ट है। लोगों को पता ही नहीं था, लोग यही सोच रहे थे उषा मार्टिन कंपनी खत्म हो गई और भाई भाइयों के झगड़े में। बट in 2020 we met someone and we just tried to understand कि भाई क्या रहा है उस अवार्ड में, and he gave us the story कि भाई ये चल रहा है वैसे। तो we try to analyze कि इसमें क्या हो सकता है, and on the same time their competitor, I would not call competitor, on the similar business भारत वायर, तो वो मैं देख के आया था तो थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने बोला कंपनी बड़ी हो सकती है और अगर ये खत्म हो गया इनके डिस्प्यूट और अगर एक आदमी के पास कंट्रोल आ गया तो दिस कैन बी ए बिग बूम। तो हमने फिर कोई 18 रुपए से 28 रुपए के बीच में सबको दिलाना चालू किया, सबने लिए भी। और फिर हम क्वार्टरली इसको एनालाइज करते गए, समझते गए, कुछ लोगों को जानते थे उनसे पूछते रहते थे कि क्या चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। और इंडिया में कैपेक्स का टाइम चल ही रहा है, उस टाइम भी चल रहा था और आज भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। तो हमको ये लग रहा था ये कंपनी बढ़ सकती है और उससे समझते रहते थे। हमने उसको बोला आप इस कंपनी को थोड़ा डिफरेंटली देखो, डोंट लुक एट फ्रॉम कमोडिटी कंपनी टाइप, मेक इट ए प्रोडक्ट कंपनी, एंड इट इज ए प्रोडक्ट कंपनी। तो उन्होंने भी सोच चेंज की, मार्जिन एक्सपांसन हुआ, ग्रोथ में एक्सपांसन आया। तो जो 18-28 वाला था अभी हाई में इट वॉज 450 और अभी भी 311-312 चल रहा है और अभी भी हमको बहुत अच्छी लग रही है। इट कैन गिव वेरी गुड रिटर्न क्योंकि मैनेजमेंट इज वेरी गुड, प्रोडक्ट इज वेरी गुड, मोनोपोली है, दे आर अमंग्स टॉप 3 इन द वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं ये, और दूसरा अगर आप देखोगे तो कैपेक्स इज ऑन। आज अगर एक ही बिजनेस, आप नया बिजनेस जो इंडिया में आने वाला रोपवे वाला, तो इट इज ए सिंगल कंपनी विच मेक्स रोपवे फॉर द एंटायर सेक्टर। तो इस तरह से ये आइडेंटिफाई की हुई है। JBM अगेन, कोविड में भी saw this company. I think price was 175 or 200 something, and it went up to 2000 rupees. अभी स्प्लिट हो गया तो 600 रुपए के भाव है, ये भी बहुत अच्छा है। So likewise very CG Power, so we identified at 8 rupees. Today it is 600 rupees. Wow. In 4 years it went up to 900 rupees. My first bet was Kajira Ceramic at 12 rupees in 1992. आप सोचिए वो दैट वाज 10 रुपी पेड अप, टुडे इट इज 1 रुपी पेड अप और कोई 1200-1300 का भाव होगा।
So likewise, I think every year in my journey of 32 years, we must have given one multi-bagger. 30 multi-baggers तो हमने easily दिए PI industry. In 2007, market cap was 325 crore precisely. And today it is 60,000 crore. So 2007 and 2025, 18 years. So there are many such examples. Gen Technology, if you have heard of this company. Yeah. So we started recommending at between 75 to 150. It went up to 2300, 2400. Right now it is 1600 rupees. So इसमें से कुछ स्टॉक मैंने खुद भी लिए और बेचे भी है, तो क्लाइंटों ने भी लिए हैं, क्लाइंट सबने एक्चुअली इसमें, तो ऐसे बहुत सारी, देयर आर मेनी स्टोरीज लाइक दिस एक्चुअली. सो इसमें व्हाट आई वांट टू नाउ अंडरस्टैंड इज कि आपका फ्रेमवर्क कैसे होता है बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज कंपनीज. सो रिटेल ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस, who's investing in stock markets, we want to understand that what are some factors that you also consider, quantitative side पे, qualitative side पे, because coming from a CA background, data पे कितना focus होता है, quality पे कितना focus होता है, management पे. तो आप 2-3 examples के through explain करोगे ये company में ये देखा इसलिए invest किया. So basically I am not a research guy. That is the job of analyst. But I do my completely different research on the similar line of Ramdev ji. Okay. So I bet on promoter. My first bet is on promoter. कि प्रमोटर की नीयत कैसी है. अगर प्रमोटर की नीयत खराब है तो देखना ही नहीं चाहिए उधर, और वो पता चल जाता है उसकी लाइफ स्टाइल से, उसकी वर्किंग स्टाइल से, उसकी आजकल तो सोशल मीडिया का इतना वो इम्पैक्ट है कि आपको इमीडिएटली विल कम टू नो कि व्हाट काइंड ऑफ प्रमोटर इट इज. सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट. सेकंड इज बिजनेस लाइन. कौन से बिजनेस में है ना. थर्ड इज द बैलेंस शीट, कैश फ्लो. इफ इज कीप ऑन एक्सपांडिंग देन आपको कभी कैश फ्लो मिलेगा ही नहीं, कुछ और ही मिलेगा, है ना. तो ये 4-5 चीजें, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो प्लस प्रोडक्ट, और यू हैव टू कीप ऑन चेंजिंग. कि अगर मान लो 5 साल 10 साल अगर आपने रखा है और अगर साइकिल खराब हुई तो यू हैव टू एग्जिट. आप लेके नहीं बैठ सकते. आप सक्सेसफुल जितने भी हैं, चाहे राकेश जी ले लो, चाहे राधा कृष्ण दवाने ले लो, कहीं ना कहीं पॉइंट पे आपको ये देखना पड़ेगा कि वेदर दैट कंपनी इज स्टिल वाइबल और नॉट. इफ द लाइन इज गुड, बिजनेस लाइन इज गुड, प्रमोटर इज गुड, MRF, मतलब मेरे पास एक बहुत छोटी क्वांटिटी. आई बॉट इट इन 1998 एट 1700 रुपीज. स्टिल आई एम होल्डिंग. 1,40,000 रुपीज प्राइस है. और आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ नहीं देता है वो. इट डजंट गिव यू एनीथिंग. कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं. डिविडेंड भी 2-3 रुपए देता है. बट मैनेजमेंट क्वालिटी, बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई हैंकी वैंकी नहीं. इस तरह के मोतीलाल ओसवाल इटसेल्फ, मतलब इस तरह के मैनेजमेंट है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है कुछ भी चीज खरीदने के लिए. He bought at 78 rupees मोतीलाल ओसवाल. 78 rupees, 5 रुपी पेड अप. उसके बाद कितने बोनस आ गए, कितने बाईबैक हो गए, कितने डिविडेंड आ गए. सो बस ये क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज प्रमोटर्स क्वालिटी. प्रमोटर अच्छा है, पैसे नहीं निकाल रहा है, तो वो आपको कमा के देगा. अगर वो खुद रिच है और खुद की लाइफ स्टाइल ऐसी है तो बेचारी कंपनी गरीब रहेगी. So you will bet more on, let's say, frugal founders versus जो एकदम like lavish founders होते हैं, वो like to spend a lot etc. उन पे bet नहीं करना चाहोगे. अनिल अग्रवाल कैसे गरीब रहते हैं, सब दूसरों के लिए कमा रहे. क्या वेदांता में डिविडेंड दिया है. मतलब आप वेदांता की हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मतलब जितना आप शेयर के सब प्राइस देख लोगे ना, उतना तो कितने ही डिविडेंड दे दिए उन्होंने. खुद की पूरी वेल्थ उन्होंने डोनेट कर दी. मोतीलाल जी ने खुद की वेल्थ डोनेट कर दी, तो वो क्या पैसा निकालेंगे.
और निकाल के खर्चेंगे कहाँ? जब खुद की लाइफ पे ही नहीं खर्च रहे हैं तो पैसा कहाँ स्पेंड करेंगे वो? फैंसी लाइफ नहीं, नो नाइट क्लब, 6 बजे खाना खा लेते हैं तो वो कंपनी रिच होगी। तो अगर प्रमोटर क्वालिटी पे इफ वी कैन स्पेंड सम मोर टाइम इन डिटेल, तो जैसे अगर जेंटेक या एमआरएफ किसी का एग्जांपल लेते हैं, तो बिफोर इन्वेस्टिंग आप ये प्रमोटर्स को पर्सनली लाइक मिलते होगे, नॉट इंटरेक्ट विद नेसेसरी, देम? मिलते हैं, कोशिश ओके करते हैं, बट नॉट नेसेसरी, पता लग जाता है। ओके। ओ यस, पता लग जाता है। और अब तो बहुत इजी हो गया, पहले तो बहुत डिफिकल्ट था। अब तो सोशल प्लेटफॉर्म से सब पता लगता है कौन क्या कर रहा है। ओके। एंड जब भी आप प्रमोटर से मिलते भी होगे लाइक बिफोर लेट्स से इन्वेस्टिंग, तो आप क्या सवाल पूछते हैं उनसे? आपको कैसे आंसर्स पसंद है? क्या क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशंस होता है? एक एग्जांपल के साथ अगर दे सकते हो तो। मैं तो, मेरी रिसर्च तो बहुत अलग है। मैं तो जब भी जाता हूँ कोई किसी प्रमोटर के प्लांट में, सबसे पहले उसका बाथरूम देखता हूँ, वर्कर्स वाला बाथरूम। ओके। कि अगर उसका वर्कर का बाथरूम अच्छा है तो इज ए गुड प्रमोटर। जो अगर अपने वर्कर की चिंता नहीं कर रहा है तो वो कैसे कमा के देगा और क्या करेगा? बाकी सब तो बात की बात है। हाउ ही मेंटेन्स हिज प्लांट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट हैज टू बी हाइजीनिक। क्योंकि आपका वर्कर वहाँ 12 घंटा 18 घंटा काम कर रहा है, उसको क्या फैसिलिटी दे रहे हो आप, वो आपको इमीडिएटली पता लग जाएगा इसका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड टुवर्ड्स लेबर एंड वर्कर, इफ इट इज बैड, देन इट इज ए बैड प्रमोटर। सेम वे उसके साथ आप ट्रैवल करोगे गाड़ी में और वो ड्राइवर से कैसे बात करता है आपको उससे पता लग जाएगा। और ड्राइवर कितना टिकता है उसके पास इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये दीज आर वेरी बेसिक कॉमन सेंस। इफ यू कैन नर्चर योर पीपल, इफ दे कैन स्टे विथ यू फॉर लॉन्ग, और ये ड्राइवर और ये दिस क्लास ऑफ पीपल हैज टू बी वेरी वेरी लॉयल एंड आपको उनके साथ ट्रैवल करना है। दे टेक केयर ऑफ योर्स। आज मेरे पास ड्राइवर है 34 साल से, क्या बात है। 34 ईयर्स। मेरी डॉटर की एज और मेरे ड्राइवर का टेन्योर इज सेम। एंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात कर रहे हैं तो यू स्पोक अबाउट योर मल्टी बैगर स्टॉक्स। आपने बताया कि हर एक साल एक तो मल्टी बैगर हुआ ही है। मिनिमम। एंड इफ यू टॉक अबाउट योर लेट्स से इन्वेस्टमेंट्स जहाँ पर आपने पैसा लूज किया या तो मिस्टेक्स, तो वो कौन सी कंपनीज हो गए एंड आपको क्या लगता है क्या गलती हुई थी? सी, नॉर्मली लोग पैसा बनाते वही बताते, लूज होता बताते नहीं कोई, है ना। देखिए, गलती उसमें अगेन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। जहां मैनेजमेंट वीक है, जहां मैनेजमेंट डिविएट हुआ, जो उसका एक पाथ है उससे डिविएट हुआ, विल लूज मनी। फॉर दैट मैटर यस बैंक, क्या जोर शोर से आया था वो और कैसे साफ हो गया? बिकॉज ही वॉज इन ए रॉन्ग प्रैक्टिसेस एंड दैट वॉज क्लियरली सीन कि ये गलत जा रहा है। ऐसा कोई, टेक द केस ऑफ अनिल अंबानी। पार्टीशन में तो जो बिजनेस उनको मिले ना, सब न्यू एज बिजनेस मिले थे उनको। पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल मार्केट, ऑल लेटेस्ट बिजनेसेस, बट ही लॉस्ट because of maybe 2G problem, maybe he went to the politics, maybe he did currency, he could not hedge the currency risk. तो कहीं ना कहीं आप डिविएट हुए और खेल खत्म हो गया। अब ऐसे में एक आपने सुना होगा कृष्णा पॉली, बैंक ऑफ राजस्थान, जो तयाल ने ली थी। अगर किसी के हाथ में बैंक ऑफ राजस्थान उस जमाने में आ गई और अगर अच्छे से नर्चर कर लेते तो आज वो कहाँ होता? ICICI बैंक took over that bank. Forcefully RBI gave to ICICI Bank, Bank of Rajasthan, and it was with Tayal. But Tayal could not take care of that bank. नहीं तो आज तयाल साहब कहाँ होते हैं? क्योंकि वो फोकस नहीं रहे, डिविएट हो गए। So it's very important, you have to focus on your line. If you are not focused, you are deviating, you are diverting the market, you have to pay the price. सिंपल है। कोई रॉकेट, या तो
तुरंत हिसाब होता है हमारे यहाँ तो कैपिटल मार्केट में, और मार्केट बहुत स्मार्ट है। मतलब कंपनी के प्रमोटर को बाद में पता चलता है कि मेरी कंपनी में प्रॉब्लम है, और मार्केट को पहले पता चलता है। आप देख लेना कभी भी, मार्केट आपको पहले बताएगा कि कुछ ना कुछ इंडिया में होने वाला है। कैसे एग्जांपल्स कोई है इसमें? जैसे आप ये बियर बुल आप कभी भी देख लेना। हर्षद मेहता की टाइम पे भी जब बाजार बढ़ रहा था सिंगल साइड, तो मंदी वाले बिल्कुल हावी हो गए थे। उनको कहीं ना कहीं से सेंस हो गया था कि ये प्रॉब्लम आने वाली है, और क्रैश हुआ। सेम केतन की टर्म देख लीजिए आप, यही हुआ। एकदम से टेक कंपनी है सब डूब गई थी, तो मार्केट को इमीडिएटली सेंस आ जाता है। एंड ये इसमें लाइक जैसे आपने फिर जो पूरा जर्नी रहा, तो आपने मेहता इक्विटीज जो ये नाम है, तो ये कंपनी, तो ये आपने कब शुरू की, एंड इसके पहले फिर क्या क्या बिजनेसेस थे, ये कब से हुआ? So we started with Renaissance Securities. Okay. Our original name was Renaissance Securities Limited, but then we parted. Actually, we were partner in Renaissance Securities. So then we parted and we changed the name to Mehta Equities Limited, because फिर हमको NSE मेंबरशिप अलग लेनी थी, फिर कमोडिटी लेनी थी, तो Renaissance नेम वाज नॉट अवेलेबल। सो फिर वो एक नाम चेंज कर रहे थे, एक वो रहता, बाकी सब चेंज है। सो देन मेहता इक्विटीज, मेहता कमोडिटीज, मेहता करेंसीज, तो लाइकवाइज वी डिड ऑल मेहता मेहता मेहता। गॉट इट। एंड कौन से ईयर में किया था आपने ये? सो वी चेंज इट इन आई थिंक 2003 or 4. ओके। सो इट वाज रेनेसांस सिक्योरिटीज एंड फ्रॉम रेनेसांस टू मेहता इक्विटीज। तो अभी एट प्रेजेंट आपके टोटल फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन से बिजनेसेस है? सो राइट नाउ वी हैव 4 वर्टिकल्स। सो 4 वर्टिकल्स में एक तो ब्रोकिंग हो गया। ब्रोकिंग में वी हैव ऑल द लाइसेंसेस, BSE, NSE, commodities, currencies, these are all. And our model is more of franchisee model, less branches, more franchisee. So करीब 100 locations पे franchisee है, and direct indirect we have 60,000 clients, and करीब active client 2,000-3,000 client daily they work. So this is one broking. Then we have investment banking. There is more of advisory, raising of funds, private equity, ये सब उसमें करते हैं। एंड थर्ड इज वेल्थ मैनेजमेंट। सो वेल्थ मैनेजमेंट में PMS है, रजिस्टर्ड PMS। सो इफ यू सी दैट परफॉर्मेंस, लास्ट 6 years CAGR is 28%, 27-28%. वाओ। And last year again 1 year which was bad year actually, so our return is almost 8-9%. So that is wealth management. Then we have third party products we sell, other brokers, PMS and mutual fund products. Then we have marketing tie-up with one fund called Systema Asia Fund. It was $120 million opportunity, and it is consumer fintech and consumer tech fund. So we invested in 14 companies. Out of 14 companies, one bust, and we exited in 2 or 3. And now it is 11 investment. Out of 11, 4 unicorns. And I think in next 2 to 3 years, many are due for the IPOs. क्या बात है। इस पे IRR कैलकुलेट किया होगा? So अभी करीब 3 times चल रहा है। अच्छा, 3x? 3x. नहीं, इसमें मैंने सुना था आपने you were one of the first investors in Grow. That is separately, not from the fund. Yes. Grow we invested at 1.5 million valuation. $1.5 million. हाँ, which is now roughly 3 billion में तो लास्ट राउंड हुआ था। Okay. 2 साल पहले 5 बिलियन में वो सोच रहे IPO का 4 to 5 बिलियन। तो $1.5 million आपका $5 billion हो गया। बाप रे। Blue Smart we were the first investor, but unfortunately the Gensol they misstepped it. Otherwise it was a very good Blue Smart was a very good taxi company actually, very good fleet and all. How did you take that and how did you react to all the mess that happened? क्या कैसे हुआ, क्या Again promoter simple फंडा है, you can sense from their lifestyle.
quality, lifestyle, and it is seen. If you'll meet, you'll come to know. See, I can give you example. Wari Infra. You must have heard. Yeah. What is the market cap? 85,000? Hmm. 85,000 crore. One company. It was more than 1 lakh crore. Hmm. You meet with the promoter. You will not come to know that this is the promoter for 1 lakh crore company. Talking about Hitesh Doshi, Hitesh right? Doshi. You meet him. You must have met him. Yeah, I've not met, but I've heard a lot You about meet him. him. Yeah. Hmm. So that's all the quality. He doesn't need money. 6 बजे खाना खा लेते हैं, जैन खाना खाते हैं, कहीं जाते नहीं, कहीं आते नहीं, दारू पीते नहीं. क्या कंपनी चलाएंगे ना वो? Hmm. कोई दूसरा काम ही नहीं है उनके पास. हाँ, बिजनेस रिस्क है. बिजनेस खराब हो गया, कोई पॉलिसी चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, वो सब अलग चीज है. बट एज ए प्रमोटर यू कैन नॉट गो रॉन्ग. ही विल नॉट डू मिस्टेक. अब मोतीलाल ओसवाल कितना पैसा खर्च लेंगे? तो कंपनी बढ़िया करना ही करना है. तो आपको ऐसे प्रमोटर ढूंढने पड़ेंगे. और ऐसे प्रमोटर आई कैन ओपनली से it will be hardly 10% promoters are like this. In listed company, only 10% companies are worth looking of such kind of people. Hmm. और ग्रो में जब आपने इन्वेस्ट किया तब आपने क्या सोच के इन्वेस्ट किया था, क्या थीसिस That's था? my mistake actually. Grow is my mistake. I would have sold my everything and put money in Grow. अच्छा, वो वैसे. हाँ. इससे बढ़िया क्या हो सकता था बताओ? Hmm. Because maximum knowledge is given by us. All 4 founders used to come to us because one of founder is my nephew. अच्छा. Harsh is my nephew. Okay. So they used to come to me. हर्ष जैन. Harsh Jain. Hmm. And they कि चाचा ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. तो we could not sense it. It's our mistake actually. I would have sold my business and put entire money in with Harsh. बट क्या थीसिस क्या था आपका, लाइक व्हेन यू बैक्ड देम, तो कैसे हुए थे कॉन्वर्सेशंस एंड आपको क्या अच्छे लगे थे, लाइक इवन ललित केशरी फॉर दैट मैटर हु इज द सीईओ, क्या चीजें अच्छी They are लगी? very sharp, very focused. They mean business. They will not talk nonsense. They not nonsense. They don't talk. अपन if we speak for 10 minutes, they'll speak for 1 minute. सुनेंगे. आप कितना बोल सकते हो बोलो. This is your capacity. They will not speak. And then they will analyze. आप कभी भी मिल लेना, पता नहीं आप मिलेंगे नहीं मिले उनसे. Yeah, I've met Lalit. Yeah. मतलब उनसे अगर कुछ चीज दिखवानी है तो थक जाओगे आप. I agree. It's a quality. Yeah. You have to understand. After all, and they are very focused. They mean business, and they keep on researching, meeting people, understanding. पूरा बिजनेस सीखा है उन्होंने. वो तो इस लाइन से ही नहीं थे. मेरे ख्याल से उन चारों ने कभी शेयर ही नहीं खरीदा होगा उसके पहले. तो पूरा सीख के उन्होंने बिजनेस किया है. एंड टेक्नोलॉजी. और आप जब बोलते हो कि लेस देन 10% ऑफ द प्रमोटर्स आर लाइक दिस इन द लिस्टेड मार्केट्स, जो बहुत ही मतलब फोकस्ड रहेंगे बिजनेस पे एंड बहुत अच्छे से मतलब फ्रूगैलिटी वगैरह वो सब फॉलो करेंगे, तो आप जब आइडेंटिफाई करते हो ये प्रमोटर्स, तो आपका कुछ ऐसे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया रहता है कि ओके आपके मतलब वो कंपनी रेडार में कैसे आती है, तो आप ढूंढते कैसे हो ये कंपनीज को? सिंपल रिसर्च. ये घूमते फिरते तो पता चल जाता है. ओके, सो बाय टॉकिंग टू By पीपल. talking with the people, by meeting people, by attending seminars, conferences, you come to know ओके. कि क्या चल रहा है. बॉस आप मॉल में जाओ, you'll come to know क्या बाजार में तेजी है, मंदी है, कैसे चल रहा है. आप क्रॉफर्ड मार्केट चले जाओ, पता लग जाएगा. आप सीपी 10 ये जो दवा बाजार है ना, क्या बोलते हैं उसको, पारसी डेयरी के आगे, यू गो देयर, you'll come to know. कहाँ पे? वहाँ कालवा देवी से आगे सीधा चलते हैं ना, ओके. कि कितना रश है वहाँ पे, कितने लोग घूम रहे हैं, कितने दुकानों में लोग हैं. वहां से पता लग जाएगा माल बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है. तो आप बेसिकली ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करते हो. फ्लाइट में चले जाओ आप, आज की हालत देखो. फ्लाइट में टिकट नहीं, होटलों में रूम नहीं है, कुछ भी अनाप शनाप पैसे मांग रहे हैं. रेस्टोरेंट में जगह नहीं.
कभी सोचा था इंडिया में हर रेस्टोरेंट ये, अब तो हर रेस्टोरेंट में टाइम स्लॉट हो गया है, कोई तो डिपॉजिट मांग रहे हैं। रेस्टोरेंट्स यस, क्यों डिपॉजिट? 5,000 इन एडवांस, अब नहीं आए तो मेरा स्लॉट खराब चला जाएगा। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता था। हाँ, Okay. देयर आर रेस्टोरेंट यू हैव टू पे एडवांस 5,000 और 2,000 और 3,000। वाओ। एक और कैफे एक्चुअली अभी बैंड्रा में खुला है, मैं नाम भूल रहा हूँ। वहाँ पे ऐसा है कि 38 सीट्स ही है सिर्फ, ब्लॉन्डी बैस्टियन का बेसिकली। तो 38 सीट्स ही है एंड वहाँ पर ऐसा लिखा है कि अगर आप 2 लोग हो तो आपको 60 मिनट्स ही अलाउड है बैठना, अगर आप 3 या 4 लोग हो आप 90 मिनट्स ही बैठ सकते हो। एंड बस मतलब बिकॉज देर इज सो मच वेटिंग, तो आपको मतलब इतना ही टाइम मिलेगा। एक खार में रेस्टोरेंट है, हाँ बेने डोसा नाम है। हाँ सुना है। उसने भी एक और खुला है बड़ा। हाँ। एक दिन हम पहुंच गए वहां सुबह, मैं मोतीलाल जी और हम सैटरडे नॉर्मली जाते हैं वहां, गए तो वहां करीब करीब आप 50 लोग लाइन में खड़े थे, और वो 4 आदमी अंदर लेता है, जब 4 खा के निकलते हैं दूसरे 4 लेता है। तो मैंने बोला कब नंबर आएगा, बोला चलो। ऐसी हाल है, और लोग खड़े हैं और अच्छे लोग खड़े हैं। तो ये कभी आपने सुना था? कैसे भी खड़ा रहना पड़ेगा। तो आपने खाया कि नहीं खाया? नहीं खाया। सो दैट शोज कि इंडिया में क्या होने वाला है। या राइट। एंड जब आप भी लाइक जैसे इन्वेस्टर कम्युनिटी को मिलते हो, लाइक मोतीलाल जी, रामदेव जी और एनी अदर बिग इन्वेस्टर्स एंड ऑल, तो यूजुअली लाइक ऑन सैटरडेज व्हाट टाइप ऑफ कन्वर्सेशंस डू यू यूजुअली हैव? वेरी नॉनसेंस कन्वर्सेशन। मतलब सोच भी नहीं सकता वैसे कन्वर्सेशन। मार्केट की तो बिल्कुल बात नहीं करते हैं, मार्केट्स के मतलब इतनी घटिया बातें करते हैं कि जैसे कोई बिल्कुल खुले हो गए हो ना, वैसे विचारों से बात करते हैं। और मोतीलाल जी के लिए बहुत बार तो नई चीजें होती है। हाँ, सो हम बेसिकली वी आर कॉमेडियन, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं, ऐसी बातें करते रहेंगे, कोई फोकस नहीं रहता है, सीरियस बात करते करते हंसने लग जाएंगे, अनएज्यूमिंग टॉक चलती है। पर जाते हैं नाश्ता करने, ब्रेकफास्ट लेते हैं, घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम होता है उससे। मेरे को लगा एकदम सीरियस एवरी डे अरे स्टॉक, नहीं, कौन सा स्टॉक अच्छा चल रहा है, बिल्कुल कौन सा स्टॉक कभी बात नहीं सेक्टर करते, थीसिस क्या है। कभी बात नहीं करते। रामदेव जी होते तो फिर लास्ट में पूछ लेते हैं कि भाई अब तो कुछ एक दे दो। हाँ, बाकी सवाल कब अप्स आए कब डाउन्स आए थोड़ा बताओगे? एक्चुअली इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मेरे लिए भी, और आई थिंक लिसनर विल आल्सो नो कि किस तरह से, मतलब सो आई डोंट गो बैक टू माय स्कूल डेज और प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। सो बेसिकली आई एम ए मीडियोकर स्टूडेंट। कोई ज़्यादा पढ़ाई में होशियार नहीं थे या पढ़ते नहीं थे, ये भी बोल सकते हो आप, क्योंकि होशियार तो है कि सीए कर लिया, तो होशियार नहीं होता तो सीए नहीं होता, तो पढ़ते ही नहीं थे एक्चुअली, ज़्यादा दिमाग कहीं और दूसरी चीज़ों में लगता था। सो इफ़ आई गो बैक टू बीकॉम, बिकॉज वहाँ से जर्नी चालू होती है फॉर कैरियर बनाने के लिए, एटलीस्ट यू हैव टू बी आइदर ग्रेजुएट और डायरेक्टली इन सम कोर्सेज। सो अगेन mediocre student, so by till my second year, which is 14th 12th 13th, so till my second year my average score was 36.5%. So I am not eligible anywhere if the same score is maintained in my third year BCom, so I am not eligible. But एक डर था कि अगर मान लो नहीं पढ़े थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में, और एक परसेंटेज रेस्पेक्टेड नहीं हुए, तो माय फादर विल सेंड मी टू वन ऑफ द शॉप, कपड़े की दुकान है, ये जो नॉर्मली राजस्थान में क्या है, बाहर आते हैं लोग, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, कपड़े की दुकान खोल देते हैं या ज्वेलर्स की दुकान हो जाती है। तो मेरे को एक ये डर था, बिकॉज लिविंग एंड लाइफ स्टाइल वॉज वेरी डिफरेंट, तो वो मेंटेन भी रखनी थी, वो जिस लेगेसी से रह रहा था वो चाहिए थी। तो मैंने बोला अगर कहीं कपड़े की दुकान पे गए तो काम से गए, सो लेट अस नाउ फोकस ऑन स्टडी। सो फाइनल ईयर माय एग्जाम वाज इन मार्च 83, और दिसंबर 82 में आई डिसाइडेड कि मेरे को कैसे भी करके 50% एवरेज करना है। तो नाउ आई स्टार्टेड माय रिवर्स कैलकुलेशन टू गेट 50% इन एवरेज ऑफ बीकॉम, हाउ मच परसेंटेज आई वुड नीड इन फाइनल ईयर। सो उसकी तैयारी करनी है। तो मैंने 3 महीने में आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, और मेरे एग्जैक्ट उतने मार्क्स आए कि मेरे 49.6% हुए, विच राउंडेड ऑफ टू 50%। और सीए एक ऐसी जगह थी कि विदाउट एंट्रेंस
वहाँ एडमिशन हो जाता था। और जोधपुर में कोई एडमिशन नहीं देता है 50% को। सो आई थॉट लेट्स गो टू बॉम्बे। सो एक चेंज भी हो जाएगा और बॉम्बे आ गए 1983 में। सो आई केम टू बॉम्बे ऑन 6 सितंबर 1983 एंड जॉय सीए। तो सीए जर्नी आपकी शुरू हुई 1983 में, एंड आई ऑल्सो कम फ्रॉम द सीए बैकग्राउंड, तो पता है कि क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या स्ट्रगल्स होते हैं। 1983 टू 1988 में आपने सीए क्लियर किया था। तो ये जो 5 इयर्स की टोटल जर्नी थी, इसमें क्या चैलेंजेस थे, क्या स्ट्रगल्स थे, एंड पूरे सीए जर्नी में आपको क्या लगता है कि या दिस हेल्प्ड मी अ लॉट इन माय एंटायर जर्नी? सो पहले अपनी बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या थे। सबसे बड़ा चैलेंज था स्टेइंग। बॉम्बे आ तो गए तो किसी के भरोसे आए थे। Somebody came to Jodhpur. My father was a teacher actually. So he has almost 5,000-6,000 students across the country. And they are well-to-do. They all are businessmen. Either in diamond, jewelry, textile. So कोई ना कोई मिलने आता रहता था। तो ये बताता रहता कि तुम जब भी पढ़ाई कर लो यहाँ पे बॉम्बे मेरे पास आ जाना। एंड दिस वर ऑल फॉल्स प्रॉमिसेस। जब बॉम्बे आए तो कोई संभालने वाला नहीं था। किसी एक अंकल के यहाँ 15 दिन रहा। 15 दिन भी रहना बॉम्बे में इन ए स्मॉल हाउस, इट्स रियली बिग चैलेंज। फिर भी 15 दिन उन्होंने रखा, बट मेरे को बड़ा वो लगता था कि यार कितने दिन रहेंगे। सो देन आई शिफ्टेड टू वन ऑफ द पेडी इन किका स्टेट। वो भी मेरे फादर के फ्रेंड की किसी की थी, जहाँ उनके पियोन्स और वो रहते थे उनके साथ। सो आई स्टार्टेड लिविंग देयर। अब मेरा हॉस्टल में एडमिशन चाहिए था आरबीसी में, एंड आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन इट, but we were getting last priority in admission there because there are certain norms. उस norms में अपनी priority बिल्कुल लास्ट में आती है। तो चैलेंज है जब पहले सीकर, जुन्नू, अग्रवाल, मैसरी, खंडेलवाल, इस तरह से एलोकेशन होता है सीट्स, ट्रस्टी सीट्स। तो ये सब चैलेंज है एक्चुअली। और जोधपुर से आए, अपने कोई इतनी जान पहचान नहीं कि आपको ट्रस्टी सीट मिल जाएगी, बट लकीली आई गॉट समवन हु सेड आई विल गेट यू द एडमिशन। तो उस भाई साहब ने भी मेरे को चैलेंज दिया। मेरा एडमिशन होने वाला था दिसंबर फर्स्ट वीक में, आरवीजी में एडमिशन होता है उस टाइम। तो सितंबर से दिसंबर दैट मैन टोल्ड मी दैट एवरी डे इन द इवनिंग वेयर एवर यू आर इन मुंबई, यू कम टू माई शॉप, डोंट कम इनसाइड, एंड जस्ट मेरे को बाहर से याद दिला के चले जाना। सितंबर से दिसंबर? हाँ, मैं एवरी डे शाम को 6 बजे कहीं पे होता था, 7 बजे उनकी दुकान के बाहर पहुंचता था इन तांबा काटा स्ट्रीट। वहां उनकी दुकान, वो सेठ साहब अंदर बैठते थे, मैं बाहर से नमस्कार करता था एंड रवाना। अच्छा, आप सोचिए। सो इट वाज अ बिग चैलेंज। और फिर मेरा रहने का वही हो गया, तो थोड़ा इजी हो गया कि मेरे को कहीं जाना नहीं था, वहीं पे किका स्ट्रीट में। और जिस जगह पे रहता था वहां आप देखोगे तो यू कैन नॉट इमेजिन किस तरह से रहना था। सो इट वाज अ बिग चैलेंज एवरी डे इन द नाइट। एक मेरा और दोस्त था जो मेरे साथ आया था, ही इज नो मोर नाउ, कोविड में उसकी डेथ हो गई, सुरेश सुराना। हम रोज रात को डिस्कस करते थे कि यार अपन कल सुबह वापस चले जाते हैं, बट यही सोचते थे जाएंगे कहाँ और जोधपुर जाके करेंगे क्या। तो उस डर से हमने 3 महीने कैसे भी निकाले, और फाइनली विद द प्रेशर एंड ऑल आई गॉट एडमिशन इन आरवीजी। तब कहीं जाके हमारी लाइफ बॉम्बे में सेट हुई कि चलो अब यार कम से कम एक अच्छा ठिकाना है। सो ऑल क्रेडिट गोज टू आरवीजी फॉर सेटलिंग मी डाउन इन मुंबई। दो एडमिशन गॉट डिलेड, बट फाइनली वो एक लाइट दिखी कि अब बॉम्बे में रहने की जगह है। तो वो 3 मंथ्स जो थे, आपने बताया कि मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि कैसे रहते थे आप। थोड़ा डिटेल में बताओगे, लाइक कैसा था सिचुएशन है? बहुत खराब कुशल, बहुत खराब। मतलब आज के बच्चे तो 1 सेकंड वहां नहीं रह सकते, और मैं 3 महीने रहा हूं। बाथरूम लैट्रिन नहीं था, दरवाजा नहीं था, लाइट नहीं थी। बाप रे। मतलब इट इज ए, मतलब सपने में भी नहीं सोच सकते ऐसी हालत थी। तो कैसे, मतलब 3 महीने कैसे गुजार, कैसे पता नहीं, इट्स अ गॉड गिफ्ट। वाओ, रियली गॉड गिव्स द स्ट्रेंथ एंड आई स्टेड देयर अप टू, मेरा एडमिशन मेरे ख्याल से 4 या 5 दिसंबर को हुआ था। तब तक मैं वहां पे डटा रहा। तो आरबीजी में जैसे एडमिशन हो गई, तो अगेन टू सिमिलरिटीज बिटवीन आवर जर्नीज इज लाइक सीए एंड देन आरबीजी। आई हैव आल्सो स्टेड इन आरबीजी हॉस्टल। बहुत ज़्यादा मेमोरीज है मेरी 3 साल की। आपने फिर वो जो पूरा हॉस्टल का जर्नी था, कैसे था, क्या आरबीजी ने आपको कैसे हेल्प किया, एंड कौन से टाइप के लोग मिले आपको वहाँ पर जो आप अभी भी फ्रेंडशिप निभाते हैं उनसे? सो आरबीजी में बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही। एक तो बेसिकली आई एम फ्रॉम जोधपुर, तो एक तो हमारा जोधपुर वालों का रीयूनियन बहुत जल्दी होता है। तो हम 15-16 लड़के जोधपुर के थे उस टाइम।
और मेरे से सीनियर भी थे, मेरे से जूनियर तो क्या, मैं आया ही था, बट मेरे साथ वाले भी थे, और मेरे जो साथ में बीकॉम में पढ़ते थे वो भी मिल गए सब। तो हमारा एक बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग हो गया था। तो वो बॉन्डिंग आज भी कंटिन्यू है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, माय सन गॉट मैरिड इन 2016। तो 2016 में जब उसकी शादी थी, तो मेरे हर टाइम के फ्रेंड्स मेरी शादी में अवेलेबल थे। मेरी प्राइमरी स्कूल पहली क्लास में जो साथ पढ़े हुए हैं वो आज भी मेरे दोस्त हैं। 40 स्टूडेंट्स पहली क्लास के आज भी हमारा ग्रुप बना हुआ है, एंड वी आर इन टच एवरी डे। फिर मेरी जो सेकेंडरी स्कूल थी 9, 10, 11, वो फ्रेंड, फिर मैंने बीकॉम किए वो फ्रेंड, फिर मैंने यहाँ सीए किए वो फ्रेंड्स, और फिर मैं अभी लास्ट हार्वर्ड में कोर्स करके आया ओपीएम, 3 इयर्स कोर्स। तो वहां से भी मेरे दोस्त शादी में आए थे। तो आप सोचिए पूरी जर्नी के जितने फ्रेंड्स थे वो शादी में है। आरवीजी के कम से कम 100 मेरे दोस्त शादी में थे। और आप आरवीजी हॉस्टल में ही मोतीलाल जी ओसवाल से मिले थे या उनको आप पहले से ही जानते थे? वो जर्नी के वो स्टोरी कैसी मैं थी? मोतीलाल जी का बड़ा इंटरेस्ट, मोतीलाल जी हम मिले थे 1981 में। वो बीकॉम फाइनल में थे और बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, और उनकी और हमारी मुलाकात बड़ी, मतलब करीब करीब 1 साल बहुत अच्छे से रहे हम। और हॉस्टल में साथ में रहते थे, कॉलेज में साथ में थे, तो काफ़ी बॉन्डिंग रिलेशनशिप हो गई। प्लस उस टाइम स्टूडेंट एजिटेशन चला था, एंटी रिजर्वेशन का, विश्वनाथ प्रताप सिंह का टाइम था 1981, और उसमें हम लोग फंस गए थे। एंड मोतीलाल जी बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ऑफ हिज स्कॉलर, ही वॉज ए स्कॉलर स्टूडेंट थ्रू आउट द लाइफ, तो वहां पे प्रेसिडेंट वही बनता था जो रैंक होल्डर है, एंड ही वॉज ए प्रेसिडेंट। तो आप सोचिए उनके लिए चैलेंज, एक स्कॉलर एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन कर रहा है, और उसमें वो आज जितने दुबले पतले उतने ही थे, और मैं जैसा हूं वैसा ही हूँ। तो वो तो भाग के चले गए और मैं वहीं खड़ा रह गया। तो मैं पकड़ा गया और वो भाग गए। फिर छुड़ाया उन्होंने ही मेरे को, ये बात अलग है। तो हम वहां मिले एक्चुअली, और वहां से ये जर्नी आज तक कंटिन्यू है। और मैं बोलता भी हूँ बहुत जगह कि हम बचपन से, मतलब माँ के जन्म से 2 भाई है, बट कर्म से हम 3 भाई है। तो मैं मोतीलाल जी को एज ए एल्डर ब्रदर ही मानता हूँ। क्या बात है। हाँ, एंड क्या चीज़ें आपने उनसे सीखी है ओवर द लास्ट 40 इयर्स? आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लर्निंग्स एक्चुअली। देखिए सीए तो साथ में किया ही है, उसके बाद हमने बिजनेस साथ में किया। वी वर द सब ब्रोकर ऑफ मोतीलाल ओसवाल इन 92-93। देन वी परचेज आवर ओन कार्ड, तो वो भी उनके पूरी कंसल्टेंसी में, उनसे समझते रहते थे। उन्होंने बोला, हमारा बिजनेस इतना बढ़ गया था, उन्होंने बोला तुम भी कार्ड ले लो यार, तुम्हारे लिए कार्ड लेना सेंस बनता है। एंड वी बॉट कार्ड एट द हाईएस्ट प्राइस। उस टाइम जो कार्ड की प्राइस चलती थी, क्योंकि मेंबरशिप नहीं थी ना, तो 3,75,00,000 4 करोड़ रुपए चलता था। तो कार्ड मतलब ये क्या होता है? बीएससी का कार्ड ओके। सेलेबल था। तो जैसे मान लो आप ओन करते हो बीएससी का कार्ड, तो यू कैन सेल इट, तो उसकी प्रीमियम देनी पड़ती है। तो जो जिसके पास गुडविल, ये गुडविल, और गुडविल करके ही वो बैलेंस शीट में आती है एसेट में। तो गुडविल करके हमने पहला कार्ड लिया, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ मोतीलाल जी की, और उन्होंने ट्रांजेक्शन करवाया। सो इट इज प्राइड फॉर बिंग, मेरा ट्रांजेक्शन टाटा हाउस में हुआ। हम टाटा हाउस में बैठ के हमने हमारा कार्ड का ट्रांजेक्शन किया। तो पहला कार्ड लिया, फिर दूसरा कार्ड लिया। उस टाइम पर मेंबरशिप देयर वाज ए लिमिट कि आप इतना ही बिजनेस कर सकते हो एक मेंबरशिप में। तो फिर हम दूसरी मेंबरशिप लिए, फिर हमने एनएससी की मेंबरशिप ली, डब्ल्यू होलसेल डेट मार्केट की। तो इस तरह से ये सब बिजनेस में स्टॉक, पहले मैं प्रैक्टिस करता था 2-3 साल, तो प्रैक्टिस में मोतीलाल जी से इतना कन्वर्सेशन नहीं होता था, बट मोमेंट आई शिफ्टेड टू कैपिटल मार्केट, फिर उनके साथ रेगुलर, बिकॉज सब ब्रोकर भी उनके ही थे, तो नेचुरली डेली मिलना जुलना। और वो हमारे से सीनियर भी थे बिजनेस में, एक्सपीरियंस भी थे। रामदेव जी वॉज नोन एज ए एनालिस्ट। मतलब अगर किसी को कहा जाए कि जैसे आर एन डी सब जगह होती है, तो अगर कैपिटल मार्केट की आर.एन.डी. अगर किसी ने चालू की है तो वो रामदेव अग्रवाल। 1985, 84, 85 से वो रिसर्च कर रहे हैं। तो रिसर्च का ज्ञान वगैरह ये सब वहीं से। आज भी रामदेव जी से बात करते तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, मोतीलाल जी से बात करते तो बड़ा इंटरेस्टिंग, और एक बड़ी सटीक एडवाइस रहती है एक्चुअली, कोई ऐसे इधर उधर की बात नहीं। राइट। एंड रामदेव जी से लाइक कैसे इंटरेक्शंस हुए होंगे एंड क्या सीखा होगा? लाइक कैन यू गिव सम एग्जांपल्स? सी एक चीज तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज ये है मोतीलाल ओसवाल की, मतलब हम
फर्म का मोतीलाल ओसवाल तो कोई आएगा। इन दोनों से सीखने की एक बात है कि डिसिप्लिन, लाइफ में अगर कुछ भी करना है तो डिसिप्लिन से करना है और अच्छे से करना है। गवर्नेंस इज द एट टॉप मोस्ट क्राइटेरिया है कि अगर गवर्नेंस बढ़िया है तो ही काम करना है, क्वालिटी है तो ही काम करना है। तो ये चीज बहुत सीखने वाली है। उन्होंने अपनी पूरे इस करियर में कोई शॉर्टकट नहीं देखा। जब भी कुछ कोई चीज की है वो क्वालिटी से की है, अच्छे लोगों के साथ की है और अच्छा काम किया है। दैट इज वन ऑफ द, पैसा देखो कम ज्यादा होता रहता है, बट दीज क्वालिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप अगर देखोगे ना तो इन रूटीन इन अवर बिजनेस ऑफ कैपिटल मार्केट, दिस 3-4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर किसी कंपनी को आइडेंटिफाई करना है तो वहां पे भी यही चीज आती है कि प्रमोटर की क्वालिटी कैसी है, गवर्नेंस कैसे है, प्रमोटर के इंटेंशंस कैसे है, प्रमोटर डिसिप्लिन में है या नहीं है। सो अगर इफ दीज चेक पोस्ट बॉक्सेस आर टिक्ड, so then your 90% work is over. What is research? Research only data को convert करना है, वो that is not research. Research is very common. आप रोड पे जाओगे तो आपको पता लगेगा कि रिसर्च क्या है, वहां से आप रिसर्च कर सकते हो। आप कोई मॉल में जाओगे वहां से रिसर्च। तो ये सब चीजें रामदेव जी का बहुत फंडे क्लियर है, तो ये सब सीखने को मिलता है मुझे। मैं उनके साथ एक पॉडकास्ट किया था आई थिंक 6 months बैक एंड उन्होंने पॉडकास्ट में बताया था कि वो किधर भी अगर जाते थे ना तो वो एकदम ऐसे ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करते थे, जैसे आप observer बता है। रहे हो। जैसे अगर कोई रेस्टोरेंट में अगर जा रहे हैं तो वहाँ पर देखेंगे कि ओके यहाँ की कैपेसिटी कितनी है, कितने टेबल्स है, कितने चेयर्स है, एवरेज प्राइस कितना है, ये दिन का धंधा कितना होता होगा, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसे बढ़ेगा एट्सेट्रा। तो वो जो नैक ऑफ ऑब्जर्वेशन है उनको वो पहले से ही था। हाँ बिल्कुल है। एंड आज भी वो मेरे ख्याल से कहीं कोई सिटी में जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर डीलर्स होते हैं उनकी दुकान पे चढ़ जाएंगे एंड ही विल ट्राई टू फाइंड आउट बिजनेस कैसा चल रहा है, कितना माल बेच रहे हो, पेमेंट कैसा है। सो दिस इज ओनली द रिसर्च। वहां से आपको पल्स पता चलती है कि क्या चल रहा है, राइट एंड दैट गिव्स अस द टू फॉर्म द ओपिनियन कि मार्केट कैसा रहेगा या इंडस्ट्री कैसा करेगी। राइट एंड फिर आपने CA 1988 में क्लियर कर दिया एंड देन उसके बाद क्या माइंडसेट था, लाइक आपको जॉब कैंपस प्लेसमेंट्स में नहीं बैठना था, जॉब नहीं करना था, तो क्या हुआ फिर सो उसके वेरी बाद? इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ। तो मैं एक इंटरिम पीरियड में, माय फर्म वाज अ ऑडिट फर्म वेयर आई डिड आर्टिकलशिप, कौन सी फर्म थी? पटेल शाइन जोशी, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ 3 years 1 year I was at Bauman Lorry. Bauman Lorry is a very big company and they have a lot of departments: travel, tours, tea, leather, grease division, oil division, container division. So मेरा 3 साल पे से वही निकला। तो ऑडिट में आई गॉट ए वेरी गुड एक्सपोजर, बट टैक्सेशन नहीं आता था। सो आई जॉइंड ए वेरी स्मॉल टैक्सेशन फर्म, खासगी वाला एंड कंपनी, आई एम गिविंग द नेम। और मैं पास हो गया। फिर तो जैसे ही पास हुआ तो खासगी वाला जी ने मेरे को बुलाया कि कल से क्या व्यवसाय, कल से नहीं आएंगे हम। बोलो क्यों नहीं आओगे? मैं बोला सर मेरे को तो नौकरी नहीं करनी है, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा खुद की। तो आपका कहीं कोई मूड हो पार्टनर बनाने का तो मैं आऊंगा। दिस वाज दी। वो बोला नहीं, मैं पार्टनर नहीं, मैं तुम्हारा पैसा बढ़ा सकता हूँ। तो मैं बोला नहीं, अपने को पैसा नहीं चाहिए, अपने को आना ही नहीं। और नेक्स्ट डे से नहीं आया। तो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मैं बोला ठीक है, अपन थोड़े दिन जोधपुर जाके आते हैं, वापस आके देखेंगे क्या करना है। तो आई वेंट टू जोधपुर, पास होती फिर जोधपुर चला गया 1-1.5 महीना। जोधपुर रहा, सबसे मिले करे, एंड देन आई केम बैक टू मुंबई एंड देन आई मेट वेरियस पीपल। तो सब लोग कोई बोलते थे मैं तेरे को नौकरी दिला सकता हूँ, ये कर। सो मोर ऑफ ए लीव सिंपैथी। फिर मैंने सोचा यार अपने को ये सब करना ही नहीं, अपने को प्रैक्टिस करनी है। तो आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस एंड वन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड ही गेव मी सम स्पेस ऑफ अराउंड 70-75 स्क्वायर फीट। वही अगेन कीका स्टेट, वहां पे मेरे को 70-75 स्क्वायर फीट की जगह मिल गई एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एंड आई स्टार्टेड अगेन गिविंग यू वेरी गुड दिस थिंग। लोग श्राद्धों में काम नहीं करते हैं कि श्राद्ध में कोई नया काम थोड़ी करते हैं, और मैंने श्राद्ध में मेरी प्रैक्टिस चालू की। 28 सितंबर 1988 आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस। तो चालू की हमने, धीरे धीरे 2-3 मेरे फ्रेंड्स हैं, जब मैं जहाँ से मैं ऑडिट करता था वहाँ मेरे कुछ क्लाइंटों के पेंडिंग काम बहुत थे, तो दे गेव मी गुड वर्क। फिर मेरे 1-2 फ्रेंड्स ने काम दे दिया एंड उसी टाइम
I met with few guys and they supported me. They supported me and they gave me some income tax search work, IT search. तो मेरे को वो काम अच्छा लगा, सर्च एंड सीजर का, और उसमें 2-3 अच्छे अकाउंट मिले थे। तो आई शिफ्टेड टू दैट साइड, सर्च एंड सीजर में, और साइड बाय साइड इनकम टैक्स की प्रैक्टिस, ये फाइल है वगैरह का ये चलना चालू हो गया था। तो 1-2 स्टाफ रख लिए थे छोटे से ऑफिस में। पर कहीं न कहीं मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो यू अंडरस्टैंड प्रैक्टिस इज़ अगेन नेटवर्किंग, मिलो-जुलो, तो काम का टाइम तो कम मिलता था और ये सब। तो ठीक है, 2 साल चला, 2.5 साल चला। इस बीच में हमको कोई एक कैपिटल मार्केट रिलेटेड किसी ने असाइनमेंट दिया इन प्रैक्टिस, कि आप मेरा ये स्कीम अप्रूव करा के लिए आइए कोऑपरेटिव सोसाइटी से। आई विल नॉट गिव यू फीस, बट समवेयर यू विल गेट सम वर्क। मैंने बोला यार अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं और टाइम इज वैल्यू फॉर मी एंड ही इज नॉट गोइंग टू गिव मी एनीथिंग। फिर भी मैंने एक ऑब्लिगेटरी, चलो मैं बोला देखते हैं। मीनवाइल somebody told me go and meet बाफना जी, लोडाइन कंपनी। सो मैं बाफना जी से मिलने का शौक था, सो मैं मिलने चला गया। तो बाफना जी टिपिकली उन्होंने काफ़ी चीज़ें पूछी, तो बोले करते क्या हो? नहीं, तो बोले टाइम हो तो तुम पार्ट टाइम करो मेरे साथ। बोला ठीक है सर, आई विल डू पार्ट टाइम। तो मैंने बाफना जी के साथ असाइनमेंट ले लिए। तो 4-5 घंटे का असाइनमेंट रहता था, मॉर्निंग आता था, लंच तक रहता था, और फिर अच्छे पैसे देते थे। तो थोड़े दिन किया, फिर दिसंबर में उन्होंने मेरे को बोला यू हैव टू गो फॉर आउटसाइड ऑडिट। तो एक बार तो चला गया, मेरे को डबल पैसे मिलते थे, पर मैं 21 दिन बाहर रहा। सो दैट 21 days वॉज ए वेरी लॉन्ग पीरियड फॉर मी। मेरे को प्रैक्टिस चलानी थी। मैयर सीमेंट चला गया था। तो वापस आने के बाद मैं मिला बाफना जी से। मैं बोला सर मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं तो रहूँगा तो बॉम्बे। बोला नहीं, बाहर तो जाना पड़ सकता है। मैं बोला नहीं सर, फिर अपन नहीं करेंगे कंटिन्यू। तो उन्होंने बोला अभी देख लो आप। मैं बोला बॉम्बे में कोई भी काम हो बताइए आप, बट आउटसाइड लो। तो थोड़े दिन उन्होंने बोला ठीक है, 1-2 असाइनमेंट कर लिए। फिर मैंने खुद ही मना कर दिया, मैंने सर मैं नहीं कर पाऊंगा। आज भी मेरे बाफला जी से बहुत अच्छे संबंध है, एंड देन आई अपॉइंटेड हिम एज ए ऑडिटर फॉर जीतो। हाँ, जस्ट रेस्पेक्ट की। सो बाफना जी ऑडिटर टू जीतो, और मिलता रहता हूँ। आज भी मेरे हर प्रोग्राम में आते हैं। सीखने को बहुत मिलता है बाफना जी से। ही इज़ वेरी गुड टीचर बाय द वे। ऑडिट में बहुत सिखाते हैं वो, बहुत कम लोग सिखाते हैं, उनका ये बहुत अच्छा था। तो जो भी जितने भी 5-6 महीने काम किया, बहुत मजा आया। वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। देन आई लेफ्ट इट, और फिर मैं मेरे प्रैक्टिस में लग गया। और फिर जो मैं बता रहा था आपको, कैपिटल मार्केट रिलेटेड म्यूचुअल फंड से कोई एमडी मिल गए थे, तो ही गेव मी सम असाइनमेंट कि ये करा के ले आओ। बट दैट वाज वेरी डिफिकल्ट, हुआ नहीं वो। बट उससे ये हुआ कि उनसे हमारी काफ़ी अच्छी पहचान हो गई, एंड लकीली ही वाज फ्रॉम जोधपुर। तो उन्होंने बोला भाई तुम क्या करते हो, कैसे करते हो प्रैक्टिस, ऐसे करके सब बात चली। और डू यू नो एनी गुड ब्रोकर? आई सेड यस, मोतीलाल ओसवाल, वन ऑफ द बेस्ट वन। रिसर्च में दे वर वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। सो हमने बोला, तो बोला ठीक है। उस टाइम इतना डिफिकल्ट नहीं था म्यूचुअल फंड में एम्पेनलमेंट कराना वगैरह, तो हमने म्यूचुअल फंड में एम्पेनलमेंट करवा दिया। हमारी गाड़ी चल पड़ी। अच्छा काम और अच्छी रिसर्च थी और अच्छे फंड में पैसा था। तो वी गेव देम वेरी गुड स्टॉक्स एंड दे अर्न ह्यूज आउट ऑफ दोज स्टॉक्स। तो वो हमारी रिलेशनशिप डेवलप हो गई। उसके बेसिस पे दूसरे फंड भी हो गए और काम अच्छा हो गया था। तो हमको ये काम समझ में आ गया था कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड एंड व्हाट इज कैपिटल मार्केट। तो मोतीलाल जी के साथ, रामदेव जी के साथ, तो मेरे एक पार्टनर हुआ करता था, तो उसने बोला यार काम बढ़ गया, तो तेरी प्रैक्टिस छोड़ दे। मैं बोला प्रैक्टिस छोड़ना डिफिकल्ट है, पर काम इतना। मैं फिर मोतीलाल जी ने बोला प्रैक्टिस छोड़ के तुम इधर आ जाओ। सो देन आई लेफ्ट प्रैक्टिस एंड आई स्टार्टेड फुल टाइम इन स्टॉक मार्केट। और फिर वो जर्नी चालू हुई, तो आज तक कंटिन्यू घुसे हुई है। तो स्टॉक मार्केट की जर्नी आपकी 1992 में शुरू हुई। तभी हर्षद मेहता स्कैम तभी हुआ था। 92 में स्कैम हो गया था। ओके, सो आई केम इन 91। सो वी स्टार्टेड आवर ओन सब ब्रोकिंग फर्म, सब ब्रोकर ऑफ मोतीलाल ओसवाल। ओके। और 92 में जब स्कैम हुआ तब लाइक यू वर लाइक आई मीन सो वी वर ऑल फिनिश। अच्छा, हर्षद मेहता की तेजी वापस सब नीचे आ गए थे। पोर्टफोलियो नीचे, क्लाइंट्स एक भी नहीं, मतलब किसी को फोन करे तो वो बात ही नहीं करे।
सबके पैसे चले गए लगभग, ये समझ लीजिए उस टाइम पूरा एक इन्वेस्टर कम्युनिटी खत्म हो गई थी, महीने 2 महीने तो। बट हमको जो म्यूचुअल फंड बिजनेस समझ में आया हुआ था, तो उसमें हमने और रिसर्च की क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं, सो दैट गिव अस डायरेक्शन, और हमने फिर उस बिजनेस को बढ़ाया। कभी लाइक इन योर एंटायर जर्नी कभी इंटरेक्शंस हुए थे हर्षद मेहता या अश्विन मेहता, ग्रोमोर जब था? उस टाइम नहीं हुआ, बाद में जरूर हुआ, उस टाइम नहीं ओके, हुआ। गॉट इट। एंड आपके लाइक पूरे लाइफ में या पूरे जर्नी करियर में व्हाट वाज द बिगेस्ट सेटबैक, या ऐसे कोई फेलियर देखा आपने पूरे जर्नी में, समथिंग व्हिच रियली made you feel that this is not going right, and how did you tackle that? What was the lowest phase in your life? So I would not call failure, actually there are a lot of learnings. Failure to, because see, I have reached to every level. I mentioned it to you, Yeah. in business as well as social. So I am not it's not a failure, but the way in which we could have grown, we could not grow in business. So those are learnings actually. Like in 2000, we wanted to change a lot of things in the company. We could not do. If we would have done that, we would have been in a different phase. Okay. So वो होता है. Those learnings are there. Like 1990, 2000, we wanted to expand retail business, and we did not. But we did in 2004, so 5 years late. So that was the right time. 2000 was the right time. We wanted to raise money in 2000, 2001. We could not raise. अच्छा, क्यों? Certain regulatory problem, this problem. Sometimes it happens. If we would have raised capital, we would have spent money on brand. We would have spent money on talent. We would have spent money on research. So things would have been changed. So these are the, I would call, learnings. Yeah. Which we really could not learn. It was there in the mind, but somehow we could not do it. So मैं बहुत बार बोलता हूँ, it is all destiny. मेहनत सब करते हैं. राकेश मेहता वही है. 1988 में प्रैक्टिस करता था, 92 में सब ब्रोकर था, 94 में मेन ब्रोकर हुआ, 2000 तक टॉप 5 इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर में थे. राकेश मेहता सेम है. टाइम चेंज होता गया. So time is not in your hand. Your star is not in your hand. Destiny कहाँ ले जाएगी ये पता नहीं. मेहनत वो की वो कर रहे हैं. अभी भी 6 बजे उठ रहा हूँ, उस टाइम भी 6 बजे उठ रहा था. अभी भी 11 बजे सो रहा हूँ, उस टाइम. लाइफ स्टाइल वो की वो है. ठीक है, कोई गाड़ी चेंज हो गई होगी, या उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है. सो डेस्टिनी अपना आप अपनी जगह ले जाता है. सो दीज आर द, आई वुड कॉल लर्निंग, नॉट फेलियर. अगर मैं वो करता उस टाइम तो पता नहीं क्या होता. But would you categorize these as, let's say, lowest phase in your life? ऐसे कुछ? I never think that actually. Okay. Lowest phase तो कभी समझ में ही नहीं आता है. हमेशा ही रहता है. हाँ, lowest अगर हाँ बाजार कितना ही खराब हो, क्या हो, कभी वो इट्स मार्केट का काम कर रहा है. अपने काम करते रहो, खर्चे कम कर दो, ये सब कर लो. वी टेक प्रिकॉशंस, वी टेक measures how to really take control of the situation. So, patience बहुत रखता हूँ. बम ब्लास्ट हो गया था. I was in the ring open cry system in 1992. लंबा 92 में हुआ था बम ब्लास्ट. हाँ, 92 दिसंबर 91. हाँ, दिसंबर. अच्छा, ओके, 92. हाँ, so बम ब्लास्ट हो गया था. I was in 92 or 94. नहीं, 4 तो नहीं है, 91 या 92 होगा. हाँ, जो एक्सचेंज में बम ब्लास्ट हुआ. हाँ, 92. आई वाज इन ट्रेडिंग हॉल. सो आई केम आफ्टर 45 मिनट्स. तो सब लोगों ने सोचा गया हूँ, क्योंकि 45 मिनट तक आई वाज नॉट अवेलेबल. क्या कर रहे थे लाइक आप? सो मैंने क्या किया कि आई सॉ कि लोग भाग रहे, इधर उधर, ऊपर से नीचे कूद रहे, और हमारा क्या, लिफ्ट बंद हो गई थी, स्टेयरकेस से जाना था, तो सब लोग स्टेयरकेस से जा रहे थे. तो एक्सचेंज की 2 स्टेयरकेस थी, एक इस ओल्ड बिल्डिंग से, एक नई बिल्डिंग से. तो मैंने वहां जाके देखा तो लोग एक दूसरे के ऊपर गिर रहे. तो मैंने बोला भैया गिर गए तो गए, वैसे ही चले जाएंगे. तो व्हाट आई डिड, एक जो फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं होता है, जो लगे होते हैं बड़े बड़े,
वहां जाके खड़ा हो गया मैंने बोला सबको जाने दो, जाना है तो वहां पे भी जाऊंगा, यहाँ पे भी जाऊंगा, तो अपने शांति से खड़े। तो आई वॉज जस्ट केप्ट क्वाइट एंड 40-45 मिनट वहां खड़ा रहा, आपको डर नहीं लगा तभी? बिल्कुल डर नहीं लगा, हम्म, कुछ डर नहीं, बस बस खड़ा देख रहा था, लोगों को देख रहा था, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। फिर मैंने देखा एक भी आदमी नहीं बचा फ्लोर पे, सब चले गए। और मोतीलाल जी बहुत चिंता हो रही थी, मेरे पार्टनर को भी चिंता हो रही थी। उस टाइम मोबाइल था नहीं, तो हमारी हॉटलाइन थी, तो ही वॉज इंक्वायरिंग। किसी ने उनको बोला कि मैंने राकेश को देखा है, पर कहाँ देखा ये पता नहीं, देखा जरूर था। और मैं आराम से खड़ा हूँ। फिर सब चले गए तो मैं वहां से निकला, पहले जाके स्टूडियो में देखा कोई नहीं है, इधर भी देखा कोई नहीं, बाहर देखा तो सब लोग गिरे पड़े थे, लाशें पड़ी थी। अच्छा, हाँ, कोई मेरे ख्याल से 36-37 लोग उस टाइम एक्शन के पास मर गए थे। तो फिर मैं आराम से अकेला नीचे उतरा, लाशों को डाकता हुआ बाहर निकला और ऑफिस चला गया। बाप रे। सो आई वाज सो कूलली, आई वाज स्टैंडिंग देयर, बिल्कुल मैं बोला कोई मतलब नहीं, जो होना वो होगा। माय गॉड, टेरिफाइंग, मेरे को तो एकदम गूज़बम्स आ रहे हैं सुन के। आई कांट इवन इमेजिन आप पे क्या बीती होगी तभी। एंड मतलब 40-45 मिनट्स हाँ, वो एक ही इतना। जगह पे खड़ा रहा, तो किसी से बात नहीं किया, किसी से मिला भी नहीं, और आराम से फिर मैं ऑफिस चला। वहां जाके फिर मोतीलाल जी को फोन किया, बाप रे। एंड माय पेरेंट्स आर वरीड इन जोधपुर, वो फोन कर रहे हैं। उस टाइम वो एसटीडी वाला सिस्टम था और फोन बंद हो गए। कोई जो नोन में थे आपके, जो 36-37 में? काफी लोग थे ना, सब रिंग वाले काफी लोग थे ना, अच्छा, आप नीचे वाले। पहचान के ही थे? अच्छा, नॉर्मली हम लोग 1 बजे, 1 और 1:15 के बीच में नीचे कुछ ना कुछ रिफ्रेशमेंट लेने जाते थे। उस दिन गए भी नहीं, और उसी टाइम हुआ। रिफ्रेशमेंट लेने जाते तो आप ऑलरेडी बाहर रहते? शायद दिन ऑलरेडी वहीं हुआ ना, पार्किंग बेस में। अच्छा, ओके, तो बेसमेंट में हुआ था। तो आप अगर रिफ्रेशमेंट लेने जाते तो वो शायद हो सकता है वहीं चले भाई, गए। बाप रे, वहाँ पे ही बॉम्ब ये हुआ था। माय गॉड, वेरी वेरी स्कैरी। बट आई मीन द लेसन इज दैट आप कितने मतलब काम थे ऐसे सिचुएशन में। आई मीन आई जस्ट कांट हाँ, you have to इमेजिन very calm. कैसे You- काम रह सकते हैं। मतलब या उस टाइम आप शांति से अगर नहीं सोचोगे हम्म, तो आप पता नहीं क्या होगा। यू नीड पेशेंस। करेक्ट। हाँ, शुड नॉट टेक डिसीजन इन पैनिक, हाँ, पैनिक। वरना सही मैं देख रहा था लोग एक के ऊपर एक कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लाशों डाक फोड़ रहे हैं। very very terrific. But very interesting like conversation. I mean throughout बहुत सीखने मिला आपसे. One last question which I ask all my guests towards the end is, if you were in the shoes of Kushal Lodha and if you were interviewing Mr. Rakesh Mehta, what is that one question you would like to ask him towards the end of the interview? So what is the essence of your life? आप क्यों जन्म लिए और क्या करना चाहते हो? So what's the essence of your life? ढूंढ रहा हूं। नहीं, बट एक चीज कहना चाहूंगा, 2-3 चीज आई थिंक लिसनर्स वुड, maybe I may be wrong, I may not be correct. Number one is that learning should not be stopped at any stage of the life. चाहे पढ़ो, चाहे सुनो, चाहे क्लास अटेंड करो, चाहे कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, but your learning should be on 365 days and till your last stage. That will keep you up to date. And yesterday somebody told me a very good thing in conversation. He said, now I'm a grandfather, I have 3 grandchild. So he said, now Dadu has to be Dadu square. I was like, what is this yaar? So surprisingly he said a very good thing. He said Dadu has to be physical Dadu and digital Dadu. मैं बोला कैसे? बोला physically you are not strong, you cannot play with your grandchild, and digitally if you are not strong, then your grandchild will not come to you. Dadu doesn't know anything. So learning if continue, then you will have everything. So learning is very very important at every stage. मैंने एक कोट पढ़ा था, एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू फ्यूचर. Yes. वो बेसिकली तुम्हारा फ्यूचर इज इन योर एजुकेशन इटसेल्फ.
सुपर इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर डूइंग दिस। No, बहुत thanks मजा for आया। giving opportunity. बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है आपके एंड बहुत सीखने मिला मुझे। आई एम श्योर ऑडियंस इज गोइंग टू लव दिस। थैंक यू सो मच। क्या बात है। ले ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम। हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक सो दैट वी कैन इंप्रूव एंड कम अप विद बेटर क्वालिटी कंटेंट।